जब एक कौवा विक्रमादित्य से मदद मांगने के लिए आया, बहुत समय पहले की बात है। जब विक्रमादित्य अपने महल के प्राचीन आंगन में गश्त कर रहे थे, अचानक एक काली छाया उनके सिर के ऊपर से गुजरी और कौवा उनकी तलवार पर आकर बैठ गया। कौवे ने अपनी चोंच से उनकी तलवार पर हल्का सा प्रहार किया। कौवा बोला, राजन, एक सत्यवीर पत्थर बन चुका है। उसकी आत्मा को बचाए बिना इस राज्य की धरती अंधकार में डूब जाएगी। वह पत्थर कोई साधारण मूर्ति नहीं, वह सच का प्रहरी है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे सब बताओ। कौवा बोला, बहुत समय पहले मालवा के एक छोटे से नगर में एक साधारण लेकिन चमत्कारी युवक रहता था, विनय। वह गरीब था, लेकिन उसके पास एक अनोखी देन थी। वह किसी भी जीव की आंखों में देखकर उसका सत्य और असत्य जान सकता था। लोग उसे सत्य दृष्टि कहते थे। उसकी यह क्षमता नगर के लिए वरदान भी थी और श्राप भी, क्योंकि जो झूठ बोलते वे उससे डरते और जिनके दिल में सच्चाई होती वे उसे देवता मानते। एक दिन नगर के राजा की बहुमूल्य नीलम मणि चोरी हो गई। राजा ने सबको दरबार में बुलाया और विनय को आदेश दिया कि वह चोर का पता लगाए। दरबार में 100 से अधिक लोग खड़े थे। विनय ने एक एक कर सबकी आंखों में देखा, लेकिन जैसे ही वह महामंत्री के सामने पहुंचा, उसकी आंखें अजीब धुंधलापन लिए थीं। विनय ने राजा से कहा, महाराज, चोर यही है। लेकिन वह वाक्य पूरा करने ही वाला था कि अचानक दरबार की छत पर बैठा एक कौवा 3 बार बोला, कांव कांव कांव। और उसी क्षण विनय की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उसकी दृष्टि ने अपना बल खो दिया हो। महामंत्री मुस्कुराए। राजा असमंजस में पड़ गया और विनय अंधा हो गया। विनय, जो कल तक नगर का गौरव था, आज अंधा और बेबस खड़ा था। राजा ने उसकी बात अधूरी सुनकर क्रोध में कहा, जब तक तू चोर को नहीं बताएगा, तुझे महल से बाहर नहीं जाने दूंगा। विनय ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैं सच देख सकता था, पर अब मेरी दृष्टि मुझसे छिन गई है। कोई अदृश्य शक्ति इसे ले गई। लोग कानाफूसी करने लगे। ये तो झूठ बोल रहा है, शायद खुद ही चोर है। राजा ने महामंत्री की सलाह पर विनय को नगर के बाहर एक परित्यक्त कुएं के पास छोड़ दिया, ताकि वह फिर दरबार में कदम न रख सके। विनय कुएं के पास बैठा था, तभी हवा में फड़फड़ाहट हुई और वही कौवा पास आकर बैठ गया। लेकिन इस बार वह बोला नहीं, बल्कि अपनी चोंच से विनय के पैरों के पास एक छोटा सा नीलम का टुकड़ा गिरा गया। विनय ने उसे छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर से मिली, उसकी आंखों में फिर से उजाला भरने लगा। लेकिन इस बार वह केवल आधा सच देख पा रहा था। किसी व्यक्ति की आंखों में झांकने पर एक छवि तो साफ आती, दूसरी धुंधली। विनय ने मन में सोचा, इसमें जरूर किसी तांत्रिक या गूढ़ शक्ति का हाथ है, और यह कौवा जो आम नहीं, शायद संदेशवाहक है। अगले दिन वह चुपके से नगर लौटा और एक चाय की दुकान के कोने में बैठकर लोगों की बातें सुनने लगा। उसे पता चला कि राजा, महामंत्री और एक विदेशी व्यापारी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है और नीलम मणि गायब होने के पीछे वही सौदा है। विनय ने निश्चय किया कि सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन उसी रात नगर में एक और घटना हुई। राजमहल के तहखाने से एक अदृश्य आवाज आई, विनय को रोक दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। विनय ने तय कर लिया था कि वह आधी लौटी हुई दृष्टि का उपयोग करके सच का दूसरा आधा हिस्सा भी खोज निकालेगा। वह जानता था कि अगर किसी की आंखों में धुंधली छवि आती है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई गूढ़ शक्ति है जो उसकी असलियत छुपा रही है। उस रात वह महल के पास एक छाया बनकर घुसा। तहखाने के गहरे कोने में उसे वही कौवा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पंखों पर हल्की सी नीली चमक थी। वह बोला, विनय, समय कम है। तेरी दृष्टि मैंने नहीं छीनी थी, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। विनय ने हैरानी से पूछा, तो फिर मेरी आंखों से सच किसने चुराया? कौवे ने उत्तर दिया, महामंत्री नहीं, बल्कि वह व्यापारी जिसे तूने अब तक मामूली समझा है। वह मानव नहीं, नागवंशी राक्षस है और नीलम मणि उसकी शक्ति का केंद्र है। कौवे ने आगे बताया कि वह असल में एक पुरोहित का शापग्रस्त रूप है। वर्षों पहले उस राक्षस ने उसके मंदिर की रक्षा करने वाली मणि चुरा ली थी और उसे शाप देकर पक्षी बना दिया था। तब से वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो सच्चाई देख सके, और विनय वही था। लेकिन व्यापारी राक्षस को भी यह बात पता चल गई थी, इसीलिए उसने एक तांत्रिक के जरिए विनय की दृष्टि को आधा कर दिया, ताकि वह कभी पूरा सच न देख सके। कौवे ने कहा, कल रात को राजमहल के सबसे ऊंचे गुंबद पर नीलम मणि रखी जाएगी। वह राक्षस उसकी शक्ति से पूरा राज्य अपने वश में कर लेगा। अगर तू उसे रोक सका तो मैं तेरा वरदायक बनूंगा, वरना। कौवा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया कि अचानक महल के भीतर से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। काले धुएं का एक गोला हवा में उठा और उसी में व्यापारी राक्षस का भयानक चेहरा प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा,
विनय, तुझे आधा सच देखने की जरूरत नहीं, अब अंधा होने के लिए तैयार हो जा। विनय ने कौए की बात सुनकर मन ही मन एक योजना बनाई। वह जानता था कि राक्षस से सीधे भिड़ना आसान नहीं, क्योंकि आधी दृष्टि के साथ वह केवल आधा ही सच देख सकता था, और आधा सच कभी कभी सबसे खतरनाक होता है। रात के तीसरे पहर विनय चुपचाप राजमहल की छत पर पहुंचा। ऊंचे गुंबद पर नीलम मणि रखी हुई थी, जो चांदनी में नीली अग्नि की तरह चमक रही थी। नीचे आंगन में राक्षस व्यापारी काले वस्त्र पहने मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर अजीब आकृतियों वाले छाया पुत्र खड़े थे, जिनकी आंखों में केवल अंधकार था। जैसे ही विनय ने मणि की ओर कदम बढ़ाए, राक्षस गरज उठा, आ गया आधा सच देखने वाला, अब देख तू आधा ही जिएगा। उसके शब्दों के साथ ही हवा में बिजली सी कौंधी और 4 छाया पुत्र विनय पर झपट पड़े। विनय ने कौए से मिली एक छोटी चांदी की ताबीज को मुट्ठी में कस लिया। तुरंत उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी का कवच बन गया, जिससे छाया पुत्र पीछे हट गए। उसने फुफकारते हुए कहा, मणि मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि यही इस राज्य की किस्मत है। विनय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं, सच के हाथ में है, और सच चाहे अधूरा हो, वह झूठ को निगल सकता है। विनय ने अपने अधूरे सत्य का उपयोग करते हुए राक्षस की आंखों में देखा। एक आंख में उसका नाग रूप साफ दिख रहा था, लेकिन दूसरी में वह एक साधारण व्यापारी था। यही कमजोरी थी, वह केवल उसी हिस्से में राक्षस था जिसमें मणि की शक्ति थी। जैसे ही राक्षस की फुफकार गूंजी, नीलम मणि से नीली बिजली जैसी रोशनी फूटी और विनय के शरीर पर लिपट गई। उसकी त्वचा पर बर्फ जैसी कठोरता उतरने लगी, नसों में पत्थर जैसा भारीपन भर गया। कुछ ही पल में उसकी उंगलियां जड़ हो गईं, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर। उसने कौवे को अपने पास बुलाया और उसे विक्रमादित्य को ढूंढने को कहा, और अगले ही क्षण विनय एक पूर्ण पत्थर की मूर्ति में बदल गया, जिसका चेहरा साहस और दृढ़ता से भरा हुआ था। और कौआ जो छत पर बैठा था, एक चीख के साथ उड़ गया, लेकिन उड़ते उड़ते उसकी आंखों में वह आग थी जो संकेत दे रही थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ और मैं आपको ढूंढते हुए याचक आ गया। विक्रमादित्य ने बिना देर किए अपने रथ को आदेश दिया, लेकिन कौए ने कहा, नहीं राजन, रथ यहां काम नहीं आएगा। तुम्हें मेरे साथ हवा के रास्ते चलना होगा, और इस यात्रा में तुम्हारा साथी कोई जीवित प्राणी नहीं होगा, बल्कि वही बेताल होगा जो तुम्हारे कंधे पर है। विक्रमादित्य ने बेताल की ओर देखा, और बेताल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, राजन, लगता है इस बार कहानी में मुझे भी हाथ बंटाना पड़ेगा। कौआ आगे उड़ रहा था, और विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लिए उसके पीछे पीछे अज्ञात दिशा में बढ़ रहे थे। बेताल फुसफुसाया, राजन, यह वह जगह है जहां झूठ भी सच बन सकता है और सच भी झूठ। तुम्हें तय करना होगा कि किस पर भरोसा करोगे। कई कोस उड़ने के बाद वे एक घाटी में पहुंचे। घाटी के बीचों बीच एक ऊंचा काले पत्थरों से बना मंच था, और उस पर खड़ी थी विनय की पत्थर मूर्ति। उसके चेहरे पर वही दृढ़ता, वही अधूरा सच झलक रहा था, पर आंखों में जीवन की हल्की सी चिंगारी अब भी फंसी हुई थी। मूर्ति के पैरों के पास नीलम मणि से निकलती नीली रोशनी बहकर जमीन में फैल रही थी, और चारों ओर मंत्र रक्षा के गोले बनाए गए थे, जिन्हें तोड़े बिना कोई मूर्ति तक नहीं पहुंच सकता था। अचानक हवा भारी हो गई। घाटी के एक कोने से राक्षस व्यापारी प्रकट हुआ। उसने विक्रमादित्य को देखते ही फुफकारते हुए कहा, तो कौआ तुझे ले आया, पर राजन, यह युद्ध केवल बल का नहीं, सत्य का भी है। अगर तू मूर्ति तक पहुंचना चाहता है तो पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। गलत उत्तर देते ही तू भी पत्थर बन जाएगा। विक्रमादित्य चुप रहे। बेताल उनके कान में फुसफुसाया, राजन, जवाब सही दिया तो एक मंत्र घोल टूट जाएगा, वरना तुम मेरे साथ उल्टा लटक जाओगे। राक्षस गरजा, अगर किसी को आधा सच पता हो और आधा झूठ, तो क्या वह सच का रक्षक है या झूठ का साथी? विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वह सच का रक्षक है, क्योंकि जो थोड़ा भी सच जानता है वह झूठ के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। जवाब सुनते ही पहला मंत्र गोल टूट गया और नीली रोशनी की एक परत गायब हो गई। अगर सत्य जानने वाला मौन हो जाए तो क्या वह दोषी है? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ी रक्षा होती है, जब बोलना सच्चाई को नष्ट कर दे। दूसरा मंत्र गोल भी झटक कर टूट गया। क्या शक्ति पत्थर में भी जीवित रह सकती है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हां, पत्थर में भी जीवन का संकल्प रह सकता है, और वह संकल्प समय आने पर पर्वत को भी तोड़ देता है। तीसरा मंत्र गोल भी टूट गया। नीलम मणि कांपने लगी और विनय की पत्थर मूर्ति धीरे धीरे दरारों से भरने लगी। एक तेज चमक हुई और अगले ही क्षण विनय जीवित खड़ा था, थका हुआ पर अडिग। विनय ने तुरंत विक्रमादित्य के कान में कहा,
महाराज, यह नागवंशी राक्षस केवल मणि की शक्ति से जीवित है। उसकी असली कमजोरी उसकी दाहिनी आंख के पीछे है, वहीं जहां उसका मानव रूप छिपा है। अगर आप वहां वार करेंगे तो मणि का श्राप टूट जाएगा। राक्षस गुस्से में नाग पूंछ पटकते हुए विक्रमादित्य पर झपटा। राजा ने तलवार संभाली, एक तेज छलांग लगाई और ठीक राक्षस की दाहिनी आंख के पीछे वार किया। एक भयानक चीख घाटी में गूंजी और नीलम मणि टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। मणि के टूटते ही नीली लपटें गायब हो गईं। छाया पुत्र राख में बदल गए और राक्षस धुएं में विलीन हो गया। कौआ ने आकाश में उड़ते हुए अपनी चोंच खोली और एक पल में वह शाप मुक्त पुरोहित बन गया। पुरोहित ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आज आपने न केवल एक वीर को बचाया बल्कि इस भूमि को अंधकार से मुक्त किया। विनय ने कृतज्ञता से कहा, आपके बिना मैं अधूरे सच का प्रहरी ही रह जाता महाराज।